बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। हमारा सब्जेक्ट है फार्माकोग्नोजी और हम लोग इसमें पढ़े थे। हमारा टॉपिक है एंजाइम्स का। मैं हूँ डॉक्टर शराज और हमने लास्ट टाइम एंजाइम्स के चैप्टर में हमने इंट्रोडक्टरी लेवल पर बहुत कुछ देखा था। हमने एंजाइम्स की डेफिनेशन देखी थी, हमने एंजाइम्स की कंपोजिशन देखी थी, हमने एंजाइम्स के बारे में उसके कुछ फंक्शंस देखे थे। थोड़ा सा हम रिव्यू कर लेते हैं कि एंजाइम्स में हमने क्या पढ़ा था, फिर उसके बाद हम अपने आज के टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स देखेंगे। एंजाइम्स में हमने ये देखा था कि एंजाइम्स ग्लोबुलर प्रोटीन्स होते हैं, एंजाइम्स की कोलाइडल नेचर होती है, एंजाइम्स की सोलबिलिटी का हमने कुछ डिस्कस किया था, हमने नेचर ऑफ एंड प्रोडक्ट्स जो थे वो हमने देखे थे। फिर हमने ये देखा था कि स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन स्पीड अप ऑफ केमिकल रिएक्शन। एंजाइम्स की मिकदार बेशक थोड़ी हो लेकिन वो बहुत सारे सबस्ट्रेट पे अमल करके केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर लेते हैं। एंजाइम्स की कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ होती है और कैटालिसिस ये कैटालिटिक एक्टिविटी हम उसे कहते हैं कि किसी भी केमिकल प्रोसेस को स्पीड अप कर लेना। हमने इसमें सबस्ट्रेट की डेफिनेशन भी देखी थी। हमने ये देखा था कि लॉक एंड की मैकेनिज़्म क्या होता है, यानी कि हर एंजाइम की और सबस्ट्रेट की जो आपस में स्पेसिफिसिटी है उसे हमने डिस्कस किया था। और इसके अलावा हमने कुछ टेम्परेचर का भी जिक्र किया था। हमने कुछ ग्राफ देखे थे कि टेम्परेचर को जब हम बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बेहतर हो जाती है, लेकिन जब हम एक मखसूस टेम्परेचर से ज़्यादा चले जाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी इनहिबिट होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि एंजाइम्स प्रोटीन नेचर में होते हैं और प्रोटीन नेचर एक मखसूस हद तक टेम्परेचर का इजाफा बर्दाश्त करती है। और सेम वे इसके उलट अगर हम चले जाएँ तो टेम्परेचर का कम हो जाना भी प्रोटीन्स को, एंजाइम्स को डीनेचर कर सकता है या उसके इनहिबिशन इफ़ेक्ट को बढ़ा देता है। यानी कि इनहिबिशन इफ़ेक्ट उसे कहते हैं कि एंजाइम के फंक्शन को रोक देना। टेम्परेचर का ज़्यादा हो जाना इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। टेम्परेचर का एक रेड लाइन से, एक बॉर्डर लाइन से कम हो जाना भी इसके फंक्शन को इनहिबिट कर देता है। हम चलते हैं आज के मौजू की तरफ और आज का मौजू है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम्स। क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम में दो मेथड इस्तेमाल होते हैं। पहला है ओल्ड मेथड जो कि पुराना मेथड है, और न्यू मेथड जो कि आजकल वैलिड मेथड है। आजकल ज़्यादा फोकस न्यू मेथड पे है, लेकिन ओल्ड मेथड को हम इसलिए भी इग्नोर नहीं कर सकते कि लंबे अरसे तक वैलिड यही रहा है, और न्यू मेथड जो जनरेट हुआ है वो भी ओल्ड मेथड से ही लिया गया है। बच्चों, एक मखसूस टर्म इस्तेमाल होती है एंजाइम्स के लिए। आप देखें कि किसी भी केमिकल के आखिर में एज का लफ्ज़ आ जाए, ASE, ये एंजाइम को शो करता है। एज का लफ्ज़ किसी भी केमिकल कंपाउंड के आखिर में आ जाए तो वो उसी का एंजाइम बन जाता है। अब जैसा कि आपके सामने इस टाइम लिखा हुआ है एस्टरेजेस। एस्टर एक केमिकल कंपोनेंट है। जब हमने लिपिड्स देखे थे बायोकेमिस्ट्री में, उसमें आपको एक आइडिया हुआ था कि लिपिड्स, एस्टर, फैटी एसिड्स और अल्कोहल, यानी फैटी एसिड्स और अल्कोहल की एस्टेरिफाइड फॉर्म को हम लिपिड्स कहते हैं। दिस मीन कि एस्टर एक केमिकल कंपाउंड है, एक केमिकल कंपोनेंट है। अब एज एक एंजाइम है, ASE। अब ऐसा एंजाइम जो कि सिर्फ और सिर्फ एस्टर्स पर काम करेगा तो उसे हम एस्टरेजेस कहेंगे। अगर कोई एंजाइम न्यूक्लिक एसिड पर काम करेगा तो हम उसे न्यूक्लियेजेस कहेंगे। कोई एंजाइम सिर्फ प्रोटीन पर काम करेगा तो हम उसे प्रोटीनेज कहेंगे, यानी प्रोटीन प्लस एज। सेम वे अगर कोई एंजाइम कार्बोहाइड्रेट्स के लिए मखसूस है तो उसे हम कार्बोहाइड्रेजेस कहेंगे। यानी आखिर में ASE का लफ्ज़ कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जब हम ऐड कर देंगे तो हमें मालूम हो जाएगा कि ये वो एंजाइम है जो सिर्फ कार्बोहाइड्रेट्स पर काम करता है। प्रोटीन के साथ ASE का लफ्ज़, एज का लफ्ज़ का इजाफा हो जाएगा तो ये वो एंजाइम बन जाएगा जो सिर्फ प्रोटीन्स के लिए काम कर रहा होगा। न्यूक्लियेजेस भी है
और इसी तरह हम पहला लफ्ज़ एस्टरेजिस देख रहे हैं, यानी कि एक ऐसा एंजाइम जो कि एस्टर्स पर काम करता है। एस्टरेजिस आर एंजाइम्स दैट कैटालाइज द हाइड्रोलिसिस ऑफ एन एस्टर ग्रुप from a variety of substrates so that the esterified acid is released. The major group of esterases that is used for industrial purpose is lipase. Esterases ये वो एंजाइम्स हैं जो कि हाइड्रोलिसिस का अमल, हाइड्रोलिसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को, विद द हेल्प ऑफ वाटर, एक ऐसा केमिकल रिएक्शन या एक ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसको तोड़ा जाए विद द हेल्प ऑफ वाटर। हाइड्रो कहते हैं वाटर को और लाइसिस कहते हैं ब्रेक डाउन को। तो एक ऐसा केमिकल कंपाउंड आपके सामने मौजूद है जिसके ऊपर आप हाइड्रोलिसिस का अमल कर रहे हैं, आप उस पर वाटर अप्लाई कर रहे हैं, उस केमिकल रिएक्शन में वाटर की मदद से आप उसे ब्रेक डाउन कर रहे हैं, जिसके नतीजे में सबस्ट्रेट यानी जिसके ऊपर एंजाइम काम कर रहे हैं वहाँ से एस्टेरिफाइड एसिड रिलीज़ हो गया, निकल गया। रिज़ल्ट के तौर पे रिएक्टेंट होते हैं 2 या 2 से ज़्यादा और प्रोडक्ट होते हैं 2 या 1 या फिर 1 से भी ज़्यादा, यानी ए और बी का आपस में केमिकल रिएक्शन हुआ तो उसे हम रिएक्टेंट बोलेंगे, और जब रिज़ल्ट बना सी और डी तो उसे हम प्रोडक्ट बोलेंगे। तो सामने वाले इसमें एग्जांपल में एस्टरेजिस की एग्जांपल में हमने देखा कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ जिसमें हाइड्रोलिसिस का प्रोसेस यूज़ किया गया, एस्टरेजिस एंजाइम यूज़ किए गए और सबस्ट्रेट पर एंजाइम्स ने अपना अमल किया और जो रिज़ल्ट आया उसमें एस्टेरिफाइड एसिड रिलीज़ हो गया। अब एस्टरेजिस की कमर्शियल पर्पज़ में कौन सा एंजाइम इसकी एग्जांपल है? तो एस्टरेजिस का जो एग्जांपल है वो लाइपेज है, और लाइपेज को इंडस्ट्रियल पर्पज़ में हम एस्टर ग्रुप्स को रिलीज़ करने के लिए, इस टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए लाइपेज का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह एमाइडेजेस, ये भी ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है। ये क्या करते हैं? आर्जिनेज, आर्जिन अमाइनो एसिड्स, आर्जिनेज कन्वर्ट्स आर्जिनिन टू यूरिया। आर्जिनिन अमाइनो एसिड है, इसका एंजाइम आर्जिनेज है, तो आर्जिनेज एक्ट कर रहा है आर्जिनिन पे और इसको कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट यूरिया पे। इसी तरह यूरिएज, यूरिया का एंजाइम होगा यूरिएज, जो कि यूरिया को कन्वर्ट कर रहा है प्रोडक्ट में, कौन सी? अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड में। ये एक सिंपल सी एग्जांपल थी जिसमें आपने देखा कि एक अमाइनो एसिड है, उसका नाम आर्जिनिन है, आर्जिनिन पर एमाइडेजेस, कौन से? आर्जिनेज, आर्जिनेज ने एक्ट किया, आर्जिनिन को कन्वर्ट किया यूरिया में और यूरिया को मज़ीद आगे ब्रेक डाउन किया केमिकल रिएक्शन में। यूरिएज ने एक्ट किया इस पर और उसने यूरिया को कन्वर्ट किया अमोनिया में और कार्बन डाइऑक्साइड में। इसी तरह एक और कैटेगरी है न्यूक्लिएजेस में। न्यूक्लिएज एक एंजाइम को कहेंगे और आखिर में मज़ीद अगर एस का इजाफा हो जाएगा तो वो न्यूक्लिएजेस बन जाएगा, यानी कि ग्रुप ऑफ एंजाइम्स बन जाएगा। और ये कौन से एंजाइम होते हैं? दीज आर द एंजाइम्स दैट क्लीव्स कहते हैं ब्रेक डाउन को, तोड़ देना, द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। और न्यूक्लियोटाइड्स आपके इल्म में है कि हम डीएनए को और आरएनए को या न्यूक्लिक एसिड से मुतल्लिक कोई मटेरियल जो सेल के अंदर मौजूद होते हैं उन्हें हम न्यूक्लियोटाइड्स कहते हैं। इसकी कॉमन एग्जांपल्स आरएनए है, राइबोन्यूक्लिक एसिड, और दूसरी इसकी डीएनए है, डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड। तो जब न्यूक्लिक एसिड
के भी अपने एंजाइम होंगे, वो न्यूक्लियेज कहलाएंगे। एक होगा तो न्यूक्लियेज होगा, बहुत सारे होंगे तो न्यूक्लियेजेस होंगे। और ग्रुप ऑफ एंजाइम्स दैट आर स्पेसिफाइड फॉर द न्यूक्लिक एसिड ऑफ द सेल विल बी कॉल्ड एज न्यूक्लियेजेस। और दैट एंजाइम्स करेंगे क्या, क्लीव्स द चेन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स एक सीढ़ी की सूरत में, एक चेन की सूरत में मौजूद होते हैं जो कि आपस में मुख्तलिफ बॉन्ड्स की सूरत में कनेक्टेड होते हैं। तो ये वो एंजाइम हुआ जिन्होंने उनकी चेन को ब्रेक डाउन कर दिया और बड़े बड़े यूनिट से उन्हें कन्वर्ट कर दिया स्मॉलर यूनिट्स में। तो इन्हें हम न्यूक्लियेजेस बोलेंगे और ये स्पेसिफाइड होंगे न्यूक्लियोटाइड्स के लिए। कार्बोहाइड्रेजेस वो एंजाइम्स जो मखसूस हैं कार्बोहाइड्रेट्स के लिए। कार्बोहाइड्रेजेस या कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्च। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है, यानी स्टार्च भी कार्बोहाइड्रेट्स का हिस्सा होता है। स्टार्च को भी हम कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं। ये स्टार्च को ब्रेक डाउन करके मेटाबोलाइज करके सिंपल शुगर्स में चेंज कर रहे हैं। तो कार्बोहाइड्रेजेस या कार्बोहाइड्रेट एंजाइम वो एंजाइम हैं जो कॉम्प्लेक्स शुगर को, जो पेचीदा शक्ल है कार्बोहाइड्रेट्स की, उसे ब्रेक डाउन करेंगे और उसे सिंपल शुगर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। द सलाइवा इन आवर माउथ कंटेन एमाइलेज which is another starch digesting enzyme. If you chew a piece of bread for a long enough, the starch it contains is digested to sugar and it begins to taste sweet. कार्बोहाइड्रेट्स का जो नेचुरल फ्लेवर है, इसका टेस्ट स्वीट है, मीठा है। हमारे लुआब में या एनिमल बॉडी के लुआब में ज़बान के ऊपर एंजाइम जो मौजूद है उसे हम एमाइलेज कहते हैं, जिससे ये साबित हुआ कि डाइजेशन का प्रोसेस राइट फ्रॉम द माउथ स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही कोई चीज़, कोई निवाला, कोई खुराक मुंह में जाती है, कार्बोहाइड्रेट्स पर एमाइलेज एंजाइम जो कि मौजूद है ज़ुबान के ऊपर लुआब की सूरत में, ये अपना एक्शन वहीं से स्टार्ट कर देते हैं। इसकी छोटी सी एग्जांपल ये है कि आप एक ब्रेड का टुकड़ा लें, इसको थोड़ी देर के लिए मुंह के अंदर चबाते रहें, तो मुंह के अंदर से ही आपको इसका जो स्वीट टेस्ट है वो महसूस होना शुरू हो जाता है, जिसका मतलब है कि कार्बोहाइड्रेज एंजाइम्स मुंह के अंदर भी मौजूद होते हैं, बॉडी के अंदर भी मौजूद होते हैं, हमारे सलाइवा में भी मौजूद होते हैं। और डाइजेशन का अमल, ब्रेक डाउन का अमल राइट फ्रॉम द माउथ, हमारे मुंह के अंदर से ही आगाज़ हो जाता है जब किसी चीज़ का इंटेक होता है। सो कार्बोहाइड्रेट्स एंजाइम्स ब्रेक डाउन स्टार्च इनटू द शुगर्स। द सलाइवा इन आवर माउथ कंटेन एमाइलेज विच इज़ अनदर स्टार्च डाइजेस्टिंग एंजाइम। इफ़ वी च्यू अ पीस ऑफ ब्रेड, जब हम चबाते हैं ब्रेड के किसी पीस को फॉर अ लॉन्ग एनफ, द स्टार्च इट कंटेन्स इज डाइजेस्टेड टू शुगर। और शुगर बनने का अमल स्टार्च से, स्टार्च के ब्रेक डाउन से, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट से बनने, टूटने का अमल, उसके ब्रेक डाउन का अमल शुरू हो गया और शुगर्स बनने शुरू हो गए। और शुगर बनने की निशानी ये है कि मुंह के अंदर ही मीठा टेस्ट उसका आना शुरू हो गया। सो इट बिगन्स टू टेस्ट स्वीट। प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स, अब आपको एक आइडिया हो गया होगा कि हमने एंजाइम्स का नाम जो दिया गया वो हमने किस तरह से दिया गया। अब प्रोटीन को तोड़ने वाले जो एंजाइम होंगे उन्हें हम प्रोटीएज कहेंगे, और जो ग्रुप ऑफ एंजाइम्स होंगे हम उन्हें प्रोटीएजेस कहेंगे। प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स, लिटिक अगेन ये टर्म यूज होती है ब्रेक डाउन के लिए। लाइसिस कहते हैं तोड़ देना, लिटिक मीन तोड़ देना। प्रोटियो ये स्पेसिफाई किया गया इसको प्रोटीन के लिए। तो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स आर अ ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स, ये वो ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है दैट हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन फूड।
खुराक को तोड़ने के लिए या खुराक के अंदर प्रोटीन को ब्रेक डाउन करने के लिए प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स अपना रोल प्ले करते हैं। दे हैव बीन यूज टू ईज डाइजेशन, इससे ये होता है कि डाइजेशन का जो प्रोसेस है वो आसान हो जाता है, ईज हो जाता है। दे हैव ऑल्सो बीन यूज टू ईज पेन एंड प्रोमोट हीलिंग इन द स्किन। इन एंजाइम्स की मदद से जो दूसरे काम हम ले सकते हैं वो ये है कि समटाइम पेन, दर्द की शिद्दत को जिस्म में कम करने के लिए भी ये एंजाइम यूज़ किए जाते हैं। स्किन के ऊपर कोई इन्फेक्शन है, कोई ज़ख़म है या कोई चोट है, अगर उसकी हीलिंग करनी है तो ये इनका भी अपना एक उसमें रोल है। मसल्स पेन को कम करने में भी प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स अपना काम कर रहे होते हैं। और जॉइंट्स प्रॉब्लम में भी सम टाइम ओल्ड एज में जॉइंट्स में जोड़ों के जो दर्द हो रहे होते हैं उसमें भी प्रोटीएजेस या प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स के ये एडवांस फंक्शंस है, यानी कि रिसेंट स्टडीज़ है कि ये एंजाइम्स ना सिर्फ खाने पीने को ब्रेक डाउन करते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल फूड में तब्दील करते हैं और कैलोरीज लेवल जो है वो जनरेट करते हैं। एडवांस स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रोटीएजेस एंजाइम्स को जब आप यूज़ करेंगे तो इसमें पेन रिलीफ फैक्टर भी शामिल है। इसमें स्किन का, मसल्स का जो जॉइंट प्रॉब्लम्स है उनमें हीलिंग यानी सेहतयाबी, ज़ख्मों का ठीक हो जाना या पेन का कम हो जाना, ये भी इनका रोल है। अच्छा, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि रिसेंट स्टडीज़ ये कहती हैं कि प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को आप एक टैबलेट की सूरत में भी, एक मेडिसिन की सूरत में भी आप ले सकते हैं। यानी वो लोग या तो जिनको प्रोटीन की डाइजेशन का प्रॉब्लम है या जिनको जॉइंट्स पेन का प्रॉब्लम है, जिनको मसल्स पेन का प्रॉब्लम है या जिनको स्किन की हीलिंग चाहिए, कोई इन्फेक्शन जो कि ठीक नहीं हो रहा या कोई ज़ख़म ऐसा है जो कि ज़रा देर हो गई उसको ठीक नहीं हो रहा, तो प्रोटीओलिटिक एंजाइम्स को या प्रोटीएजेस को एक पिल की सूरत में, पिल कहते हैं टैबलेट की सूरत में, आप इसको टैबलेट की सूरत में भी ले सकते हैं ताकि ये दोनों फंक्शन बआसानी हो सके। ऑक्सीडो रिडक्टेजेस हमने पढ़ा था पहले ओल्ड मेथड, अब हम चलते हैं ज़रा न्यू मेथड में। ओल्ड मेथड में उन्होंने एक जनरल टर्मिनोलॉजी यूज़ की थी। टर्मिनोलॉजी मीन कुछ जनरल अल्फाज यूज़ किए थे। प्रोटीन को प्रोटीएज का नाम दे दिया, कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बोहाइड्रेजेस का नाम दे दिया, न्यूक्लिक एसिड को न्यूक्लिएजेस का नाम दे दिया। लेकिन जो न्यू मेथड है वो हाईली स्पेसिफाइड है। स्पेसिफाइड मीन मखसूस है, यानी कि आप इनका सिर्फ टर्मिनोलॉजी देख कर ही आपको पूरे के पूरे रिएक्शन का अंदाज़ा हो जाता है कि इसमें कौन सा केमिकल प्रोसेस शामिल है और इसमें कौन सा एंजाइम शामिल है। स्पेसिफिसिटी इसे ही कहते हैं कि महज एक लफ्ज़ को देखकर ही आपको अंदाज़ा हो जाए कि उसकी स्पेशलिटी क्या है और उसमें क्या क्या केमिकल कंपाउंड, क्या क्या एंजाइम उसमें शामिल हो सकते हैं। अब जैसा कि न्यू मेथड में पहली एग्जांपल ऑक्सीडो रिडक्टेज की सूरत में आपके सामने है। ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसकी एग्जांपल ऑक्सीडेजेस है, इसकी एग्जांपल ऑक्सीजनेजेस है, इसकी एग्जांपल पर ऑक्सीडेजेस है। These are the enzymes that catalyze the transfer of electrons from one molecule to another molecule। एक मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन को लिया और दूसरे मॉलिक्यूल को दे दिया। अब इन्होंने लिया कहाँ से? द इलेक्ट्रॉन डोनर, जिसमें इलेक्ट्रॉन देने की कैपेसिटी होगी, और लिया किसने? जिसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कैपेसिटी होगी। ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस आपके इल्म में है कि ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड हो रही हो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं, और एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन निकल रही हो और हाइड्रोजन ऐड हो रहा हो उसे हम रिडक्शन का अमल कहते हैं। तो ऑक्सीडो रिडक्टेज, इसमें
ये ऐसा ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स है, ऐसा ग्रुप ऑफ एंजाइम्स है जो कि दोनों को डील कर रहा है, ऑक्सीडेशन को भी डील कर रहा है और रिडक्शन को भी डील कर रहा है। और इसी चीज़ को इन्होंने एक्सप्लेन किया कि सिर्फ इनका काम ये है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ऑक्सीडेसिस है, ऑक्सीजनेसिस है और परऑक्सीडेसिस है। और इनका काम किया है एक ऐसा केमिकल रिएक्शन जिसमें एक कंपाउंड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसको कैटलाइज कर देना। कैटलाइज मीन उस रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देना। तो इस टाइप के एंजाइम्स को हम ऑक्सीडो रिडक्टेजेस कहेंगे। ट्रांसफेरेजेस इन न्यू मेथड में सेकंड एग्जांपल ट्रांसफेरेज है, एन एंजाइम विच कैटलाइजेस द ट्रांसफर ऑफ ए particular group from one molecule to another molecule। इसमें इन्होंने ग्रुप स्पेसिफाई नहीं किया। हमने पिछले ग्रुप में देखा, उसमें उसने स्पेसिफाई किया कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का प्रोसेस होगा। इसमें हमने देखा कि स्पेसिफिकेशन है, हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन एक ग्रुप से जा रहे हैं, दूसरे ग्रुप में ऐड हो रहे हैं और इस रिएक्शन को इस ऑक्सीडो रिडक्टेज एंजाइम ने स्पीड अप किया। ट्रांसफेरेज में स्पेसिफिक नहीं है। ट्रांसफ़र मीन एक जगह से दूसरी जगह पे जाना, एज मीन एंजाइम। तो ट्रांसफेरेज एक ऐसा एंजाइम जिसने सिर्फ ये किया कि एक मखसूस ग्रुप से, एक मखसूस कंपाउंड से एक मखसूस ग्रुप लिया और उसे एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र कर लिया। अब ये ग्रुप कुछ भी हो सकता है, ये अल्काइल ग्रुप भी हो सकता है, ये हाइड्रोक्सी ग्रुप भी हो सकता है, ये नाइट्रोजन ग्रुप भी हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। तो ट्रांसफेरेज एक ऐसा एंजाइम है जो सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अमल को फैसिलिटेट करता है और किस ग्रुप को ये ट्रांसपोर्ट कर रहा है उसके बारे में स्पेसिफिकेशन डेफिनेशन में मौजूद नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ रिएक्शंस में डेफिनेटली स्पेसिफिकेशंस मौजूद होती है कि कौन सा ग्रुप एक कंपाउंड से गया और कौन से दूसरे ग्रुप में ऐड हुआ और दूसरा ग्रुप पहले क्या था और वो रिएक्शन के बाद वो क्या बना। हाइड्रोलिसिस, आपने ये टर्म हाइड्रोलिसिस अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड की हुई है कि हाइड्रोलिसिस, लाइसिस का लफ्ज़ ब्रेक डाउन, हाइड्रो मीन वाटर, केमिकल रिएक्शन मेटाबॉलिज्म, ऐसा तोड़ फोड़ का अमल जिसमें वाटर की इन्वॉल्वमेंट हो। ए और बी को रिएक्ट करेंगे, हाइड्रोलिसिस का अमल होगा, ये प्रोसेस हाइड्रोलिसिस कहलाएगा और इसका जो प्रोडक्ट बनेगा, ए और बी का जो कंपाउंड था वो टूटेगा, CO बनेगा। सी कुछ और है, डी कुछ और है, ए और बी से ये मुख्तलिफ होंगे। प्रोसेस इसमें इन्वॉल्व था हाइड्रोलिसिस। अब हम जो एंजाइम देख रहे हैं वो हाइड्रोलिसिस कहला रहा है। हाइड्रोलिसिस आर द एंजाइम्स that catalyze the cleavage of a covalent bond using water. Types of hydrolase include esterases such as phosphatases that act on ester bonds and proteases or peptidases that act on amide bonds in peptide. हाइड्रोलिसिस में आपने एक किस्म की वो सारी समरी देख ली जो अभी तक हमने इसी लेक्चर में पीछे हमने पढ़ा था। पिछले लेक्चर, अभी इसी लेक्चर में हमने पीछे पढ़ा था एमाइड बॉन्ड्स, एमाइडेजेस, प्रोटीन पर जिन्होंने काम किया वो प्रोटेजेस, फॉस्फेट्स पर, एस्टर्स पर जो काम कर रहे हैं उन्हें हम फॉस्फेटेजेस कह रहे हैं। यानी कि वो बताना ये चाह रहा है कि हाइड्रोलिसिस का जो एंजाइम है वो इन तीनों तरह के रिएक्शंस को स्पीड अप कर देते हैं, कैटलाइज कर देते हैं। कैटलाइज द क्लीवेज ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर के यूज से क्लीवेज ऑफ अ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग वाटर, वाटर की मदद से एंजाइम्स के इस्तेमाल से कोवलेंट बॉन्ड को ब्रेक किया गया। इस तरह एंजाइम ने अपना काम किया और
इसी तरह हमने इसकी एग्जांपल्स में वो तमाम बातें जो भी हमने इसी लेक्चर में 2-3 स्लाइड्स पहले देखी थी जिसमें एमाइडेजेस वगैरह शामिल थे, वो भी इसी में इंक्लूड हो गए। लाइगेजेस एक जनरल टर्म जो आप मेडिसिन में और मेडिकल साइंसेज में आगे पढ़ेंगे वो है लाइगेशन की। लाइगेशन कहते हैं सी देना मीन आप ब्लॉक कर देना। जैसे खुदा न खासा किसी को आर्टरीज़ का मसला हो या वेंस का मसला हो, कोई लीकेज का मसला हो, ब्लड फ्लो कर रहा हो बार बार, कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो क्योर ना हो रहा हो, हल ना हो रहा हो, तो उसमें वो जगह उसको लाइगेट कर देते हैं। लाइगेशन की एक टर्म यूज़ होती है लाइगेट कर देना, यानी उसको बंद कर देना। लाइगेशन परमानेंट भी हो सकती है, लाइगेशन टेम्परेरी भी हो सकती है। तो लाइगेजेस ये वो एंजाइम होंगे जो डीएनए या किसी अदर सब्सटेंस की लाइगेशन उसको स्टॉप कर देते हैं, उसको फंक्शन अदा करने से बंद कर देते हैं। तो ये एक ऐसा एंजाइम है, एन एंजाइम विच ब्रिंग्स अबाउट लाइगेशन ऑफ डीएनए और एन अदर सब्सटेंस। इन्हें हम लाइगेजेस कहते हैं। सेम वे में आइसोमेरेजेस हमने आइसोमर्स की टर्म यूज़ की थी। आइसोमर की टर्म हम यूज़ करते हैं मिरर इमेज के लिए। एक केमिकल कंपाउंड का आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करें और आप उसे आईने के सामने रख दें। स्ट्रक्चर सेम रहेगा लेकिन डायरेक्शंस उसके मखसूस ग्रुप्स की चेंज हो जाएंगी। अगर आप आईने के सामने खड़े होते हैं तो मेन स्ट्रक्चर, फिज़िकल स्ट्रक्चर, हाइट सब कुछ वही रहता है, लेकिन चेंज किस में आती है कि जो आपकी राइट डायरेक्शन होती है वो मिरर इमेज में लेफ़्ट हो जाती है, जो वहाँ की लेफ़्ट होती है वो एक्चुअल में राइट साइड पे होती है। तो आइसोमरिज्म मिरर इमेज को बोलते हैं। अब इसमें भी कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स ऐसे होते हैं कि जो एक्चुअल में अगर शायद उनकी कोई मेडिसिनल एक्टिविटी उतनी अच्छी ना हो, लेकिन जब हम उसे आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज करते हैं तो उसकी एक्टिविटी, फिज़िकल एक्टिविटी या उसकी मेडिसिनल एक्टिविटी बहुत बेहतर हो जाती है। हमने उसमें देखा था कि बीटा फॉर्म, अल्फ़ा फॉर्म और उनके जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं, ये पहले हम एक दफ़ा इसको स्टडी कर चुके हैं। आइसोमरेजेस एंजाइम्स की वो टाइप्स जो कि आइसोमर्स पे काम करती है उसे हम आइसोमेरेज कहते हैं। एन एंजाइम विच कैटलाइज द कन्वर्जन ऑफ अ स्पेसिफिक कंपाउंड टू एन आइसोमर, किसी ऐसे केमिकल कंपाउंड को, किसी ऐसे स्पेसिफिक कंपाउंड को जो कि अंडर इन्वेस्टिगेशन है, अंडर स्टडी है, उसे आइसोमेरिक फॉर्म में चेंज कर देना, उसको उसके मिरर इमेज में चेंज कर देना। और मिरर इमेज में चेंज करने के मुख्तलिफ मकासद होते हैं, जैसा कि मैं आपको समझा चुका हूँ कि हमें किसी चीज़ की मेडिसिनल इफ़ेक्टिविटी ज़्यादा चाहिए होती है तो हम उसका आइसोमर बना लेते हैं। उसका मेन स्ट्रक्चर वही रह जाता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन और कुछ उसके स्पेसिफिक ग्रुप्स, उनकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हम लोग आज के लेक्चर को सम अप कर लेते हैं। फंक्शन ऑफ एंजाइम बेसिकली बहुत एक डिटेल टॉपिक है जिसको मे बी नेक्स्ट लेक्चर में मज़ीद डिटेल से देखें, लेकिन एक सम अप करने की सूरत में हम ये देख लेते हैं कि एंजाइम्स के बड़े बड़े फंक्शंस क्या हो सकते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में एंजाइम का क्या रोल है? एंजाइम्स हेल्प द बॉडी ब्रेक डाउन लार्ज complex molecules into smaller molecules such as glucose. कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स, बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक किया गया और उसे छोटे छोटे स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट किया गया, जैसा कि ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स को ब्रेक डाउन करें, ग्लूकोज में ले आए, ये डाइजेस्टिव प्रोसेस कहलाएगा और ये रोल अदा करने में एंजाइम्स का अपना एक रोल है। डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए आरएनए ये न्यूक्लियोटाइड्स कहलाते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी के सेल के जेनेटिक मेकअप का हिस्सा होते हैं। ईच सेल इन आवर बॉडी कंटेन डीएनए, हर सेल में डीएनए मौजूद होता है। ईच टाइम अ सेल डिवाइड्स, जैसे ही सेल डिवाइड करेगा, दैट डीएनए नीड टू बी कॉपीड, उस डीएनए की एक कॉपी का बनना ज़रूरी होगा, क्योंकि ये डीएनए कैरी होता है। ऐसा नहीं होता कि एक सेल डिवाइड अगर हो रहा है तो उसका डीएनए ख़त्म हो गया, क्योंकि अगर डीएनए ख़त्म हो गया
तो रेप्लिकेशन, ये डिवीजन, ये बॉडी में ग्रोथ का अमल सारा रुक जाता है। तो इसकी एक कॉपी का डिवीजन के वक्त होना ज़रूरी होता है। एंजाइम्स क्या करते हैं? एंजाइम हेल्प इन दिस प्रोसेस बाय अनवाइंडिंग द डीएनए कॉइल्स एंड कॉपिंग द इंफॉर्मेशन। इस मौके पे एंजाइम अपना रोल प्ले करते हुए उस डीएनए की एक कॉपी तैयार कर लेते हैं और जहाँ इसकी ज़रूरत होती है वहाँ पे ये कॉपी प्रोवाइड कर देते हैं। लिवर एंजाइम्स, द लिवर ब्रेक डाउन टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स हर वो चीज़ जो हमारे जिस्म के लिए अनएक्सेप्टेबल है, हमें नहीं चाहिए, हमारे लिए गैर ज़रूरी है या हमारे लिए जहरीली सूरत इख्तियार करती है, उनको ख़त्म करने के लिए लीवर अपना रोल प्ले करता है। द लिवर ब्रेक डाउन द टॉक्सिन्स। जिगर क्या काम करता है कि जहरीली चीज़ों को, अनरिक्वायर्ड चीज़ों को ब्रेक डाउन कर देता है, तोड़ देता है इन द बॉडी, जिस्म के अंदर। टू डू दिस इट यूजेज अ रेंज ऑफ एंजाइम्स। तो लिवर के पास अपने बहुत सारे एंजाइम्स की कैटेगरीज होती है। लिवर खुद डिसाइड करता है कि ये बाहर से जो चीज़ आई मेरे लिए नुकसानदेह है, इसको मैंने किस तरह से इसको ज़ाया करना है, इसको मैंने ख़त्म करना है और इसको मैंने जिस्म से निकालना है। तो इसकी अपनी एक कलेक्शन ऑफ एंजाइम्स होती है। बच्चों, आज के लेक्चर में आपने देखा कि हमने कुछ मुख्तलिफ़ चीज़ें, ओल्ड मेथड भी देखा एंजाइम्स की क्लासिफिकेशन में, हमने न्यू मेथड भी देखा, हमने स्पेसिफिक मेथड भी देखा जिसमें सिर्फ नाम के ज़रिए ही हमें अंदाज़ा हो जाता है कि किस टाइप का केमिकल रिएक्शन होगा और कौन सा एंजाइम उस पर काम कर रहा होगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से समझा होगा। आप लोग इसको गौर से पढ़िएगा, अपने नोट्स बनाइएगा और थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं बच्चों अगले लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।